हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल JB मेड सिंपल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग कवर करने वाले हैं अपने BFM के मॉड्यूल ए का यूनिट नंबर 2, जो कि बेस्ड है दोस्तों बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव पे। तो फ्रेंड्स, बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव को आइए समझते हैं। सबसे पहले मेरा मेन मोटिव है इस टॉपिक, इस चैप्टर का, कि हम लोग MCQs को कवर करें। लेकिन MCQs को कवर करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज बताना चाहता हूं दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड। मैं आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में क्विक रिवाइज दूंगा इस टॉपिक का, हर एक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जानना आपको काफ़ी आवश्यक है MCQ को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ और फ्रेंड्स अंतिम तक बने रहिएगा क्योंकि हम लोग इसके MCQs को भी डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि BFM जो है एक तरह का कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल एस्पेक्ट ज़्यादा है, तो आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा हर एक एस्पेक्ट को, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा MCQs हो सकता है उतना आप बनाने का प्रयास कीजिए। और यदि आपको कहीं भी ज़रूरत है मेरे MCQs का, ठीक है, आपको अपनी प्रिपरेशन में यदि MCQs की रिक्वायरमेंट है, तो जैसा कि मैं आपको हर एक यूनिट वाइज MCQ प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो यदि आपको जल्दी करना है MCQs को कवर, तो PDF का हेल्प ले सकते हैं। तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो को अपने पहले टॉपिक के साथ, जो कि है रिस्क। दोस्तों यदि हम बात करें रिस्क की, तो रिस्क बेसिकली क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई अनसर्टेन या अनप्लान्ड इवेंट हो जिसके कारण क्या होगा, फंडिंग में लॉस हो जाए, ठीक है, उसे हम लोग रिस्क कहते हैं, अनसर्टेन या अनप्लान्ड इवेंट। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि हमारा लॉस इन फंडिंग होता है, ठीक है। तो ऐसे हर एक वो अनसर्टेन या अनप्लान्ड इवेंट को जिसके कारण हमारा फंडिंग में लॉस हो, उसे हम कहते हैं रिस्क। अब दोस्तों रिस्क के बारे में आपको पता है, ये पार्टिकुलर ग्राफ को से आप समझ सकते हैं कि देखिए इस ग्राफ में हम लोग वाई एक्सिस पे रिटर्न को शो कर रहे हैं, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हम लोग शो कर रहे हैं दोस्तों रिस्क को, ठीक है। तो यदि आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये लीनियर ग्राफ बनेगा। तो इस लीनियर ग्राफ का जो नीचे वाला पोर्शन है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपका रिस्क लो है, ठीक है, रिस्क लो है, तो आपका रिटर्न भी क्या होगा, लेस होगा, ठीक है, लेस रिटर्न। और दोस्तों यदि हम ऊपर की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई रिस्क है, तो ऑब्वियस सी बात है हाई रिस्क होगा तो अपना रिटर्न भी क्या होगा, हाई होगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया। देखिए रिस्क तो आप समझ गए, रिस्क होता क्या, रिस्क कैसे बिहेव करता है रिटर्न के साथ। तो अब आप ये समझिए कि हम लोग जो कि फॉरेक्स डेरिवेटिव को पढ़ रहे हैं, तो हमको ये समझना है कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का मतलब क्या है। सो वी वांट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है कि इसका कारण क्या होता है दोस्तों, कि जो एक्सचेंज रेट है उसमें फ्लक्चुएसन। तो इसका बेसिक रीज़न क्या है, फ्लक्चुएसन इन एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट यदि फ्लक्चुएट करेगा तो हमारा रिस्क जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कहते हैं। तो दोस्तों आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ तक जहाँ यदि हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की, तो इसे फर्दर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो पहला पार्ट होता है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांजैक्शन रिस्क कहते हैं। जो दूसरा पार्ट होता है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन रिस्क। और जो तीसरा पार्ट होता है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक रिस्क। उसे क्या कहते हैं हम लोग, इकोनॉमिक रिस्क। तो दोस्तों आइए हम लोग तीनों पार्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या है, क्योंकि मैक्सिमम MCQs यहीं से बनेंगे इस चैप्टर का। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन रिस्क से। ओके दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क से। तो फ्रेंड्स देखिए, ट्रांजैक्शन रिस्क क्या है, यदि हमारा फॉरेन, देखिए बेसिकली क्या है, इट रिलेट्स टू एक्सपोजर रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ्लक्चुएशन। तो दोस्तों यदि मान लीजिए कि इसका बेसिक पर्पस, इसका मीनिंग क्या है सिंपल से शब्द में, कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ्लक्चुएशन, ठीक है दोस्तों। तो यदि हमारा फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन फ्लक्चुएट करेगा तो जो रिस्क होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क। तो दोस्तों मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। बेसिकली ये रिस्क कौन फेस करते हैं, तो जो हमारे एक्सपोर्टर होते हैं या जो इम्पोर्टर होते हैं दोस्तों, वो इस रिस्क को फेस करते हैं। कैसे फिक्स करते हैं इस रिस्क को, मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। देखिए मान लीजिए एक इम्पोर्टर है, उसने अपना सामान को विदेश बेचा, तो उसे बदले में क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा या उस पार्टिकुलर कंट्री की करेंसी मिलेगी। मान लीजिए उसने USA में बेचा तो उसे डॉलर मिला, मान लीजिए उसे $100 मिला, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इस $100 को बैंक में जमा करेगा और बैंक से क्या चाहेगा, इंडियन रुपीज़ चाहेगा। तो दोस्तों मान लीजिए आज के डेट में, करंट डेट में, प्रेजेंट डे, यदि हम बात करें प्रेजेंट डे की, तो आज के डेट में यदि मान लीजिए कि $1 का जो वैल्यू है वो है दोस्तों 70 रुपया। कितना है, 70 रुपया, ठीक है। और 2 महीना बाद, 2 मंथ आफ्टर,
ठीक है। 2 मंथ के बाद $1 का जो वैल्यू है वो मान लीजिए हो गया 75। तो आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे हमारा करेंसी फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ऐसे इसके कारण जो इससे एक्सपोर्टर को लॉस या गेन जो भी होगा, तो उस लॉस जब होगा तो उसे हम लोग ट्रांजैक्शन रिस्क कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं तो आपको याद कर रखना है कि ट्रांजैक्शन रिस्क किस कारण से होता है, तो करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण होता है हमारा ट्रांजैक्शन रिस्क। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क की बात करते हैं। तो सेकेंड टाइप ऑफ रिस्क था दोस्तों, वो है हमारा ट्रांसलेशन रिस्क। वो क्या है हमारा? ट्रांसलेशन रिस्क। तो दोस्तों ट्रांसलेशन रिस्क को हम यदि सिंपल भाषा में बात करें तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक MNCs कंपनी है, ठीक है, ये एक MNCs कंपनी है, इसका डिफरेंट कंट्रीज़ में ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच यहाँ, एक ब्रांच यहाँ, एक ब्रांच यहाँ। एक ब्रांच मान लीजिए इंडिया में है, एक ब्रांच मान लीजिए जापान में है, ठीक है, एक ब्रांच मान लीजिए चाइना में है। तो दोस्तों देखिए ऐसा हुआ कि इस ऐसे ये जो MNC कंपनी है इसका अलग अलग ब्रांच है। तो दोस्तों आप बताइए यदि भारत में जो ब्रांच है उसका जो एसेट एंड लायबिलिटीज़ होगा, ठीक है, वो इंडियन करेंसी में होगा। उसी तरह जो जापान में ब्रांच है उसका जो एसेट एंड लायबिलिटी होगा वो जापानीज़ करेंसी में होगा। सिमिलरली यदि आप चाइना में जो ब्रांच है उसका एसेट एंड लायबिलिटी चाइनीज़ करेंसी में होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हाँ, तो जो भी इस पार्टिकुलर MNCs की जो भी एसेट एंड लायबिलिटी है वो फॉरेन करेंसी में है। अब ये चाहेगी अपने अकाउंट को कंसोलिडेट करना। क्या चाहेगी? अकाउंट को कंसोलिडेट करना चाहेगी दोस्तों। तो अकाउंट को यदि कंसोलिडेट करेगी तो दोस्तों ये एक एक्सपोजर को फेस करेगी, और उसी एक्सपोजर को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन रिस्क। दोस्तों जब हम बात करें एक्सपोजर का मतलब रिस्क ही होता है, तो समझिए बात को। कोई MNCs है उसका एसेट एंड लायबिलिटी फॉरेन करेंसी में है, जब वो अकाउंट को कंसोलिडेट करेगी तब जो एक्सपोजर फेस करती है तो उस तरह के एक्सपोजर को हम लोग ट्रांसलेशन रिस्क कहते हैं। तो याद क्या रखना है कीवर्ड आपको, अकाउंट कंसोलिडेशन। तो ये सब चीज़ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि MCQs में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। मैं आपको करवाऊंगा MCQs, तो आपको क्लियर होगा ये चीज़, ठीक है दोस्तों। तो अकाउंट कंसोलिडेशन में याद रखिएगा ट्रांसलेशन रिस्क आता है, ठीक है। और दोस्तों एक और चीज़ याद रखिए एक ट्रांसलेशन रिस्क के बारे में कि इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों, इसका दूसरा नाम होता है नोशनल, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों नोशनल रिस्क भी इसे कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर इसे नोशनल रिस्क हम लोग क्यों कहते हैं। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि नोशनल रिस्क कहने से पीछे इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसमें कोई कैश फ्लो इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि कैश फ्लो इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो इसी कारण इसे हम लोग नोशनल रिस्क भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजेक्शन रिस्क को नोशनल रिस्क हम लोग क्यों कहते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो कैश फ्लो इन्वॉल्व, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क की बात करते हैं। हमने 2 रिस्क को ऑलरेडी पढ़ लिया। पहला रिस्क था हमारा ट्रांजैक्शन रिस्क, दूसरा रिस्क था हमारा ट्रांसलेशन रिस्क, और जो तीसरा रिस्क है दोस्तों वो है हमारा इकोनॉमिक रिस्क। तो दोस्तों इकोनॉमिक रिस्क को हम लोग समझते हैं थोड़ा अच्छे से। देखिए इकोनॉमिक रिस्क की यदि बात करें तो ये होता है हमारा ओवरऑल इम्पैक्ट ड्यू टू एक्सचेंज रेट, ओवरऑल इम्पैक्ट ड्यू टू एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट को हम लोग इकोनॉमिक रिस्क कहते हैं। इसका दूसरा नाम है दोस्तों ऑपरेटिंग रिस्क। ये भी नाम आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में MCQ से पूछा जाता है। तो इकोनॉमिक रिस्क का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेटिंग रिस्क। तो ठीक है, ये हो गया हमारा इकोनॉमिक रिस्क या इकोनॉमिक एक्सपोजर। तो यदि हम समराइज़ करें फैक्ट को जो भी हम लोगों ने देखा, तो पहला हम लोगों ने देखा क्या ट्रांजैक्शन रिस्क। तो ट्रांजैक्शन रिस्क किस कारण से था? तो करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण था। किस कारण से था? करेंसी फ्लक्चुएशन, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा ट्रांसलेशन रिस्क। तो ट्रांसलेशन रिस्क किस कारण से था दोस्तों? ट्रांसलेशन रिस्क हम लोगों ने देखा वो था हमारा अकाउंट कंसोलिडेशन के कारण। अकाउंट कंसोलिडेशन के दौरान वो रिस्क आता है, ठीक है। अकाउंट, ये सब कीवर्ड है, अकाउंट कंसोलिडेशन। तीसरा हमने देखा दोस्तों इकोनॉमिक एक्सपोजर। क्या देखा? इकोनॉमिक एक्सपोजर या इकोनॉमिक रिस्क। तो दोस्तों ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा ओवरऑल इम्पैक्ट। क्या देखा दोस्तों? ओवरऑल इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये 3 तरह के रिस्क हैं और उनके क्या कारण हैं और उनके क्या सिम्टम्स हैं, ये सब आप लोगों ने देख लिया दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेटलमेंट रिस्क का। सेटलमेंट रिस्क भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क है जो कि फॉरेन एक्सचेंज में हम लोग फेस करते हैं। बेसिकली ये होता क्या है सेटलमेंट रिस्क? देखिए 2 पार्टीज़ हैं या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ हैं, ठीक है। पार्टीज़ हैं दोस्तों, पार्टीज़ मतलब पर्सन भी हो सकते हैं। तो पार्टीज़ हैं, 2 और मोर पार्टीज़ हैं। तो वो उनमें क्या है, उनमें कोई कंट्रैक्ट हुआ। क्या हुआ? कंट्रैक्ट हुआ। कंट्रैक्ट ये हुआ कि सर्टेन डे को मैं इतना पैसा लौटाऊंगा या कुछ भी है।
लेकिन अब ऐसा हुआ कि दोस्तों वो समय पे नहीं लौटा पाया पैसा, ठीक है, कि दो पार्टी जो है वो अपना जो प्रॉमिस था उसको डिलीवर नहीं कर पाया। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आप हैं ये, ठीक है, और दोस्तों ये अमेजॉन है, अमेजॉन से आपने कुछ परचेज़ किया, ठीक है, कोई आइटम परचेज़ किया, तो अमेजॉन उस आपने उसे क्या दिया, पैसा दिया, और अमेजॉन आपको क्या देगा, गुड्स देगा। यही कॉन्ट्रैक्ट है ना आपके और अमेजॉन के बीच में। तो आपने ऑर्डर कर लिया, आपने पैसा दे दिया, लेकिन अमेजॉन जो है तय दिन पर गुड्स आपको नहीं पहुंचाया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा रिस्क है, यहाँ पे सेटलमेंट रिस्क है, क्योंकि अमेजॉन जो है आपको पैसा नहीं पहुंचा रहा, आपको गुड्स नहीं पहुंचा रहा है। दैट इज सच टाइप ऑफ रिस्क इज कॉल्ड सेटलमेंट रिस्क। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया कि दो या एक से ज़्यादा पार्टी जो भी उनका टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसे वो डिलीवर नहीं कर पाए, उन्हें वो फेल टू डिलीवर। तो यदि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे अपने कॉन्ट्रैक्ट को, तो ऐसे रिस्क को हम लोग कहते हैं सेटलमेंट रिस्क। इसका दूसरा नाम है दोस्तों, इसका सेटलमेंट रिस्क का दूसरा नाम है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिलीवरी रिस्क। क्या कहते हैं इसे हम लोग, डिलीवरी रिस्क। और इसका एक टाइप होता है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं हर्स्टेट रिस्क। दोस्तों इस हर्स्टेट रिस्क को हम लोग डिटेल में समझेंगे अभी, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जहाँ तक बात है सेटलमेंट रिस्क की दोस्तों, इफ़ यू टॉक अबाउट सेटलमेंट रिस्क, तो सेटलमेंट रिस्क को फर्दर हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। वो दो पार्ट क्या है, आइए जरा देखते हैं दोस्तों। सेटलमेंट रिस्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, सो लेट अस सी व्हाट आर दोस टू पार्ट्स। ओके, द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेटलमेंट रिस्क इज कॉल्ड प्री सेटलमेंट रिस्क। क्या होता है दोस्तों, प्री सेटलमेंट रिस्क। देखिए प्री सेटलमेंट रिस्क का नाम से, इसका दूसरा नाम है दोस्तों, इसका दूसरा नाम है डिफ़ॉल्ट रिस्क। क्या नाम है इसका, डिफ़ॉल्ट रिस्क। इसका तीसरा नाम है काउंटर पार्टी रिस्क। दोस्तों ये जो रिस्क वाला टॉपिक है ना, आपको मॉड्यूल ए में मिलेगा, मॉड्यूल बी में भी मिलेगा, मॉड्यूल सी में भी मिलेगा, इसीलिए। और ये सब सेटलमेंट वाला तो वो रिपीट होता है, तो यदि आप यहाँ पे अच्छे से समझ लिए हैं तो आप कहीं भी इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें प्री सेटलमेंट रिस्क का, तो नाम से ही क्लियर है कि सेटलमेंट होने से पहले का रिस्क। अब आप बताइए दोस्तों, सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ कि दो पार्टीज़ हैं या दो से ज़्यादा पार्टीज़ हैं, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट है, लेकिन वो एग्रीमेंट टाइम पे फुलफिल नहीं हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि वो एग्रीमेंट टाइम से पहले भी फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसे तो वहाँ पे जो रिस्क होगा वो हमारा क्या कराएगा, प्री सेटलमेंट रिस्क कहलाएगा। इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों डिफ़ॉल्ट रिस्क या काउंटर पार्टी रिस्क, ठीक है। मतलब जो वैल्यू डेट था उससे पहले जो है वो एग्रीमेंट तोड़ दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे रिस्क को हम लोग क्या कहते हैं, प्री सेटलमेंट रिस्क कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक तो हमने बताया प्री सेटलमेंट रिस्क, और एक है हमारा सेटलमेंट रिस्क, ठीक है। तो ये हमारा दो तरह का सेटलमेंट रिस्क है। अब हम लोग थर्ड टाइप ऑफ रिस्क की बात करते हैं दोस्तों, जो कि है हमारा हर्स्टेट रिस्क। क्या है दोस्तों, थर्ड टाइप ऑफ रिस्क को हम लोग कहते हैं हर्स्टेट रिस्क। तो हर्स्टेट रिस्क क्या होता है कि देखिए, जब भी हमारा, इसका मेन कारण क्या है, डिफरेंस ऑफ टाइम जोन, ये याद रखिएगा, ये कीवर्ड है, ठीक है। टाइम जोन के डिफरेंस के कारण, ठीक है, जो रिस्क राइज होता है। मान लीजिए कि आप एक करेंसी को दूसरे करेंसी में सेटल कर रहे हैं और टाइम जोन का डिफरेंस है, तो सेटलमेंट आपका क्या हो जाता है, इसके कारण सेटलमेंट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, सेटलमेंट फेल्स। तो जो रिस्क राइज होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हर्स्टेट रिस्क कहते हैं। तो हर्स्टेट रिस्क का कंसेप्ट कब आया, ये भी थोड़ा जान लीजिए कि ये आया था 1974 में, जून 26 1974। क्या हुआ कि बैंक जो है, बैंक को क्या करना पड़ा कि उनको फॉरेन करेंसी रिसिप्ट लेना पड़ा यूरोप में, ठीक है। जर्मन बैंक फेल हो गई थी, ठीक है। तो दोस्तों जर्मन बैंक रेगुलेटर क्लोज द बैंक डाउन एंड एवेंट लेफ्ट काउंटर पार्टी विद सब्सटेंशियल लॉसेस, ठीक है दोस्तों। और इसके कारण पता है, इसके कारण क्या बना, इसके कारण बना BCBS, बैसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव थे सेंट्रल बैंक के भी और रेगुलेटरी अथॉरिटी के भी, G10 में, ठीक है, G10 में थे इसके ये। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और बैसल का हेड क्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ये आपको पता है, बैसल स्विट्जरलैंड में जगह है, यहाँ पे बैसल का हेड क्वार्टर है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया हर्स्टेट रिस्क क्या है। तो याद रखिएगा, टाइम जोन के डिफरेंस के कारण यदि हमारा सेटलमेंट फेल कर रहा है तो उस रिस्क को हम लोग हर्स्टेट रिस्क कहते हैं, और इसके कारण फिर BCBS का गठन हुआ। चलिए एक लिक्विडिटी रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए लिक्विडिटी रिस्क के बारे में क्या की पॉइंट है वो आप याद रखिए। पहली बात कि लिक्विडिटी रिस्क होता क्या है, तो जब भी फंडिंग नहीं अवेलेबल होगा, आप सिंपल सी भाषा में समझिए कि फंडिंग रिक्वायरमेंट यदि नहीं होगा, यदि मान लीजिए कि कोई पार्टी है जो कि अनेबल टू मीट इट्स फंडिंग रिक्वायरमेंट एट रीजनेबल प्राइस, तो उसे हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं, फंडिंग रिक्वायरमेंट के कारण। अब आप पूछेंगे आखिर फंडिंग रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होता है, तो दोस्तों इसके पीछे एक मेजर रीज़न है एसेट लायबिलिटी मिसमैच। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसेट लायबिलिटी मिसमैच। इसको मैं समझाता हूँ दोस्तों मैं एक एग्जांपल से। एसेट लायबिलिटी मिसमैच,
अब एसेट लायबिलिटी मिसमैच क्यों होता है? जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल ले लीजिए कि आपका मान लीजिए एसेट है 100 करोड़, ठीक है, और लायबिलिटी है 120 करोड़, तो यहाँ पे गैप आ गया ना, ठीक है। एसेट आपको 100 करोड़ मिला और लायबिलिटी आपको 120 करोड़ मिला, यानी 20 करोड़ का गैप है। तो ये जो गैप है ये मिसमैच है, ठीक है। इस कारण से आपके पास आप क्या कर रहे हैं समझिए, आपको देने के लिए 120 करोड़ है, देना है 120 करोड़, आपके पास है 100 करोड़, तो आप कहीं से उसको आप जुगाड़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट लायबिलिटी मिसमैच के कारण हमारा लिक्विडिटी का रिस्क आता है, जिसे हम लोग लिक्विडिटी रिस्क, फंडिंग रिक्वायरमेंट को हम लोग लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। तो एक याद रखिएगा, एसेट लायबिलिटी मिसमैच होता है। चलिए तीसरा, इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट रिस्क है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं कंट्री रिस्क, ठीक है। ये सभी के सभी फ्रॉड एंड एक्सचेंजेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कंट्री रिस्क। तो दोस्तों कंट्री रिस्क क्या होता है? कंट्री रिस्क क्या होता है कि अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग इन अ पार्टिकुलर कंट्री, इन्वेस्टिंग इन अ पार्टिकुलर कंट्री, इन्वेस्टिंग इन अ पार्टिकुलर कंट्री। तो दोस्तों कंट्री रिस्क किस कारण से होता है? इन्वेस्टिंग इन अ पार्टिकुलर कंट्री। तो इसमें आपका इकोनॉमिक रिस्क आ सकता है, पॉलिटिकल रिस्क आ सकता है, सॉवरेन रिस्क आ सकता है, ठीक है। 3 तरह का रिस्क आ सकता है। एक और याद रखिए, लीगल रिस्क। तो लीगल रिस्क में क्या होता है कि सिंपल सी भाषा में समझिए, लीगल रिस्क क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टी के बीच में वो नॉन इन्फोर्सिएबल है, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन इन्फोर्सिएबल, ठीक है। तो जो रिस्क आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लीगल रिस्क कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क को हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। अब हम लोग आते हैं एमसीक्यूज वाले पोर्शन पे। अब आप देखिए, आपने आपका कंसेप्ट यदि क्लियर है, आपने मेरे पॉइंट को समझा है, तो देखिए आप कितना आसानी से सभी क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आइए दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये हमारा है पहला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या कर रहा है, द पोटेंशियल फॉर एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द पेरेंट्स नेटवर्थ and reported net income caused by change in the exchange rate since last consolidation of international operation is a reflection of option A translation exposure, option B exchange rate exposure, option C strategic exposure, option D economic exposure। सबसे पहले आप इसे खुद ट्राई कीजिए, अब फिर मैं समझाता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पेरेंट का नेट वर्थ है वो या बढ़े या घटे, क्यों का किस कारण से हो रहा है? क्योंकि कंसोलिडेशन हो रहा है इंटरनेशनल ऑपरेशन का। तो जब याद रखिए, जब ये वर्ड आपको दिखे अकाउंट कंसोलिडेशन, तो मैंने आपको बताया था ना कि अकाउंट कंसोलिडेशन कीवर्ड होता है किस टाइप ऑफ रिस्क के लिए? तो वो होता है हमारा ट्रांसलेशन एक्सपोजर के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ऑन अ फर्म इज कॉल्ड एज। बताइए, यदि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का किसी फर्म पे जो इम्पैक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपोजर, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर या बिजनेस रिस्क। तो मैंने बताया है कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रेट का जो इम्पैक्ट होता है वो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। मैंने आपको बताया था ना, जैसे आज के डेट में $1 का वैल्यू यदि 70 रुपया है और 2 महीना बाद यदि वो 75 रुपया हो जाए, तो यहाँ इस केस में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो इम्पैक्ट होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, यानी ऑप्शन नंबर बी। सॉरी उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपोजर। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपोजर इसलिए कहते हैं ओवरऑल इम्पैक्ट, ये कीवर्ड याद रखिएगा। ओवरऑल इम्पैक्ट जो होता है वो उसके कारण कौन सा रिस्क होता है? उसके कारण जो इकोनॉमिक रिस्क होता है, और इकोनॉमिक रिस्क को हम लोग ऑपरेटिंग रिस्क भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए तो इसका इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसलेशन लॉस में ऑकर व्हेन। ट्रांसलेशन लॉस कब होता है? ऑप्शन ए एक्सपोज एसेट एक्सीड एक्सपोज लायबिलिटी एंड फॉरेन करेंसी एप्रिसिएट। ऑप्शन बी एक्सपोज एसेट एक्सीड एक्सपोज लायबिलिटी एंड फॉरेन करेंसी डेप्रिसिएट। ऑप्शन सी द सब्सिडरी बैलेंस शीट शो अ लॉस। ऑप्शन डी द फॉरेन करेंसी डेप्रिसिएट। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इस तरह के आप एक ट्रिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। तो ट्राई कीजिए हर एक क्वेश्चन में इस कंसेप्ट को अप्लाई करने का। जब भी एमसीक्यू सॉल्व कीजिए तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया ना ट्रांसलेशन लॉस बेसिकली होता क्यों है। मैंने आपको बताया है कि जो अकाउंट कंसोलिडेशन के समय, ठीक है, एसेट और लायबिलिटी नहीं मिलता रहता है, ठीक है, तो उसका मिसमैच होता है, तो उस कारण से हमारा ट्रांसलेशन लॉस होता है, मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जरा सी को पढ़िए, द सब्सिडरी बैलेंस शीट शो द लॉस। तो बैलेंस शीट से तो कोई मतलब ही नहीं है। और डी जो कह रहा है कि फॉरेन करेंसी डेप्रिसिएट, तो दोस्तों करेंसी डेप्रिसिएट होने के कारण ट्रांजैक्शन रिस्क होता है, ट्रांसलेशन तो होता नहीं है। तो आप इस बेसिस पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। जहाँ तक बात है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की, आइए हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। दोस्तों देखिए, एसेट्स की यदि हम बात करेंगे, एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। मैंने आपको बताया ना, एसेट मान लीजिए किसी फर्म की एसेट है 100 करोड़, ठीक है, और उसी फर्म की लायबिलिटी मान लीजिए लायबिलिटी है 120 करोड़।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि या आप इसे एक काम कीजिए, इसे आप 120 मान लीजिए। क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, एक्सपोज एसेट एक्सीड एक्सपोज लायबिलिटी ना। तो एक काम कीजिए, इसको मैं रब करके इसको मैं लायबिलिटी मान लेता हूँ और इसको मैं एसेट मान लेता हूँ, ठीक है। हाँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, लायबिलिटी, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एसेट। तो लायबिलिटी कितना है, 100 करोड़ है, और एसेट कितना है, 120 करोड़ है। तो दोस्तों गैप कितना का है, तो यहाँ पे बताइए आपका एसेट जो है वो लायबिलिटी से ज़्यादा है ना, ठीक है। तो एसेट इज़ मोर देन लायबिलिटी। तो आप बताइए इस केस में आपका जो डिफरेंस है एसेट और लायबिलिटी का जो गैप है, ठीक है, तो क्या है, फॉरेन करेंसी एप्रिसिएट। हाँ, अब फॉरेन करेंसी क्या हुआ, एप्रिसिएट हुआ। गैप कितना का है, 20 करोड़ का गैप है। मान लीजिए आज के डेट में, प्रेजेंट डे में, ठीक है, $1 जो है वो 70 रुपया है, ठीक है। और 2 महीना बाद, 2 मंथ आफ्टर, $1 जो हो गया वो हो गया मान लीजिए 80 रुपया, ठीक है। तो यहाँ फॉरेन करेंसी यदि एप्रिसिएट होगा तो इस 20 करोड़ का वैल्यू भी तो बढ़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपोज एसेट, हाँ, तो इस केस में आप बताइए उसे लॉस होगा या गेन होगा। तो उसका वैल्यू बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसे गेन हो रहा है, तो लॉस तो हो नहीं रहा है। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि जब फॉरेन करेंसी डेप्रिसिएट होगा, मतलब आज के डेट में $1 का वैल्यू 70 रुपया है, तो कल के डेट में $1 का वैल्यू 65 मान लीजिए। तो इस केस में आप देखिए कि 20 करोड़ का वैल्यू कम होगा ना, तो 20 करोड़ का वैल्यू कम होगा तो क्या होगा कि ये हमारा लॉस होगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन क्या लॉस होता है वहाँ पे। तो ट्रांसलेशन लॉस कब होता है, जब एक्सपोज एसेट एक्सिस एक्सपोज लायबिलिटी एंड फॉरेन करेंसी डेप्रिसिएट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द एक्सपोजर रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट एंड लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर एट करेंट रियलाइजेबल वैल्यू। तो आपसे क्या पूछा गया है कि आपको फॉरेन करेंसी एसेट और लायबिलिटी को वैल्यूएट करना है अकाउंटिंग ईयर के एंड में और करेंट रियलाइजेबल वैल्यूज़ पे। तो उसके एक्सपोजर को क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर, ऑपरेटिंग एक्सपोजर। तो दोस्तों बताइए क्या करेक्ट आंसर है इसका। तो फ्रेंड्स आप बताइए इसमें क्या कह रहा है कि फॉरेन करेंसी एसेट और लायबिलिटीज़ को अकाउंटिंग ईयर के एंड में करंट रियलाइजेबल वैल्यू पे यदि आप उसे कर रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह के रिस्क को हम लोग क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि एसेट एंड लायबिलिटीज़ का आप वैल्यूएशन कर रहे हैं और वही फॉरेन करेंसी एसेट एंड लायबिलिटीज़ का। तो जैसे मैंने आपको MNC का एग्जांपल दिया था ना, एक MNC का अलग अलग ब्रांच है और हर एक ब्रांच का एसेट एंड लायबिलिटी का वैल्यूएशन किया जा रहा है। तो उसको हम उस कारण से जो रिस्क एराइज होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन रिस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर का टाइप नहीं है। ऑप्शन है टैक्स एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर और बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो दोस्तों बताइए फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर की यदि हम बात करें तो टैक्स एक्सपोजर फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर में नहीं आता है, जबकि ट्रांसलेशन, ट्रांजैक्शन और बैलेंस शीट ये तीनों के तीनों आता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। हमने देखा है 3 तरह का देखा है ना, ट्रांसलेशन, ट्रांजैक्शन और एक इकोनॉमिक वाला देखा था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द एक्सपोजर राइजिंग ड्यू टू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन कंसिक्वेंट टू विच द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी अफेक्टेड इज कॉल्ड डैश एक्सपोजर, ट्रांसलेशन, ट्रांजैक्शन, ऑपरेशनल। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन जिसके कारण एक्सपोजर आ रहा है, जिसके कारण ट्रांजेक्शन का वैल्यू इफेक्ट होगा, तो नाम में लिखा हुआ ऑपरेशन, तो ऑपरेशनल रिस्क ही तो होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के कारण जो एक्सपोजर हो रहा है और किसके कारण क्या हो रहा है कि ट्रांजैक्शन का वैल्यू इफेक्ट हो रहा है, तो ये हमारा ट्रांजैक्शन रिस्क में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रांजैक्शन रिस्क एक्सपोजर इज ऑल्सो कॉल्ड नोशनल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ऑप्शन 1 एज देयर इज नो कैश फ्लो, ऑप्शन 2 सिंस दीज आर रिलेटेड टू वन ट्रांजैक्शन। तो बताइए ट्रांसलेशन एक्सपोजर को नोशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि कैश फ्लो इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ओनली 1 करेक्ट होगा, ठीक है। चूंकि कैश फ्लो नहीं इन्वॉल्व होता है इसलिए ट्रांसलेशन एक्सपोजर का दूसरा नाम क्या है, नोशनल एक्सपोजर है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे कि नोशनल एक्सपोजर क्या होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है दोस्तों, अ पॉजिटिव एक्सपोजर विल लीड टू डैश व्हेन करेंसी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी अप्रिशिएट। देखिए यही वाला केस है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपका लायबिलिटी एसेट लायबिलिटी से ज़्यादा है तो एक्सपोजर आपका पॉजिटिव है, 20 करोड़ का है, ठीक है, ये ना एक्सपोजर है।
तो आप जब क्या कर रहा है क्वेश्चन को समझिए कि व्हेन करेंसी ऑफ द सब्सिडरी कंपनी अप्रिसिएट, तो करेंसी अप्रिसिएट होने का क्या मतलब हुआ कि आज के डेट में यदि 70 रुपया $1 है तो कल के डेट में $1 का वैल्यू 80 रुपया हो गया। तो ये एप्रिसिएशन इसी को कहते हैं ना। तो जब एप्रिसिएट होगा तो ये जो 20 करोड़ का गैप है ये भी तो एप्रिसिएट होगा, समझ रहे हैं। तो 20 करोड़ भी आपका एप्रिसिएट होगा। तो दोस्तों ये यदि आपका अप्रिसिएट होगा तो 20 करोड़ से जगह मान लीजिए 30 करोड़ हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, गेन ही तो हो रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसलेशन, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों पॉजिटिव एक्सपोजर के कारण कैसा गेन हो रहा है, तो ट्रांसलेशन गेन हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। समझ में आ रहा है आपको कि क्यों यहाँ पे गेन हो रहा है। चलिए, तो ये चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। यदि यहाँ मान लीजिए क्वेश्चन पूछता कि करेंसी डेप्रिसिएट, तो डेप्रिसिएट में क्या होगा, लॉस होगा। क्यों लॉस होगा ये मैं आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द डैश रिस्क द बैंक हैज टू रिजॉर्ट टू कंट्रोल द मिसमैचेस बिटवीन मैच्योरिटी ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। मैंने आपको बताया था जो हमारा लिक्विडिटी रिस्क होता है उसको वो होने का एक मेजर रीज़न होता है एसेट लायबिलिटी मिसमैच। तो सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर यदि हम जो एसेट और लायबिलिटी के बीच का मिसमैच है, मैच्योरिटी का मिसमैच है, उसको यदि कंट्रोल करें तो किस रिस्क से बच सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग लिक्विडिटी रिस्क से बच सकते हैं जिसमें फंडिंग रिक्वायरमेंट हमारा फुलफिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द काउंटर पार्टी बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड हैंस द एक्सपोजर ऑफ द अदर पार्टी टू कवर द ट्रांजेक्शन एट द ऑनगोइंग मार्केट रेट इज कॉल्ड। तो दोस्तों क्या कर रहा है कि देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो मैच्योर होना था लेकिन उससे पहले ही जो है काउंटर पार्टी का फेलियर का रिस्क आ गया, समझ रहे हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट है मैच्योर होने से पहले, यदि मैच्योर होने के बाद आता तब तो सेटलमेंट का था, लेकिन चूंकि मैच्योर होने से पहले ही हमारा रिस्क जनरेट हो रहा है तो वो हमारा कहलाएगा दोस्तों प्री सेटलमेंट रिस्क। मैंने बताया है, नाम ही है, इसे हम लोग काउंटर पार्टी रिस्क भी कहते हैं, डिफॉल्ट रिस्क भी कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंस ऑल एसेट एंड लायबिलिटी इन द बैंकिंग बुक आर हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी मिसमैच बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी रिजल्ट इन एक्सेस शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी, दिस इज नोन एज। बताइए, अभी मैंने बताया है कि जब भी एसेट और लायबिलिटी के मैच्योरिटी के मिसमैच के कारण कोई रिस्क आएगा क्योंकि उस कारण से हमारा लिक्विडिटी का शॉर्टेज होता है, एसेट ज़्यादा है लायबिलिटी कम है, या लायबिलिटी ज़्यादा है एसेट कम है। तो लायबिलिटी मान लीजिए कि आपका 120 करोड़ है और एसेट आपका 100 करोड़ है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, कहीं से उधार लेंगे ताकि आप लायबिलिटी को मैच कर पाएँ। तो यहाँ से आपका एक रिस्क जनरेट हो रहा है ना, उसे हम लोग लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिस्क अराइजिंग ड्यू टू नॉन इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी याद रखिए ये वर्ड दिखे आपको, नॉन इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप समझ जाइए कि वहाँ पे हमारा कौन सा रिस्क है, वहाँ पे लीगल रिस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टीज एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ डॉलर एंड रिसीव द रुपीज फ्रॉम काउंटर पार्टी। तो एक कोई पार्टी है जो ये कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया डॉलर के सेल के लिए और उसे क्या मिला, काउंटर पार्टी से रुपीज़ मिला। अब रिसीव ड्यू टू डिले इन द रिसिप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड फंड इन द नॉस्ट्रो अकाउंट इट फेल्स टू सेटल। लेकिन क्या हुआ कि डिले हो गया रिसिप्ट में, ठीक है, तो इस कारण क्या हो गया, फेलियर हो गया सेटल में। तो कैसा रिस्क है यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह के रिस्क हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह का रिस्क हम लोग कहते हैं सेटलमेंट रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्स्टेड रिस्क इज। तो हर्स्टेड रिस्क हमने बताया है कि जब भी टाइम जोन के डिफरेंस के कारण जो रिस्क आता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी के ऊपर ही राइज ऑफ सेटलमेंट बिटवीन बैंक दैट में राइज टू टाइम डिफरेंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। व्हाट काइंड ऑफ रिस्क ऑन सेटलमेंट इज कवर्ड बाय हर्स्टेड रिस्क फॉर विच BCBS वाज फॉर्म। तो हर्स्टेड रिस्क किस तरह के रिस्क को कवर करता है, तो टाइम डिफरेंस रिस्क को कवर करता है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द कस्टमर सर्विस इन अ बैंक ब्रांच हैज़ बीन डिसरप्टेड फॉर 2 आवर ड्यू टू फेलियर ऑफ सेंट्रल सर्वर, व्हाट टाइप ऑफ रिस्क इट इज़। तो जब भी कस्टमर सर्विस अफेक्ट होता है बैंक ब्रांच में तो वो किस कारण से रिस्क होता है, तो वो होता है हमारा ऑपरेशनल रिस्क होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेट ऑफ सेटलमेंट फॉर अ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इज रेफर्स टू एज। हम लोग वैल्यू डेट कहते हैं, क्लियरिंग डेट नहीं कहेंगे, स्वैप डेट नहीं कहेंगे, मैच्योरिटी डेट नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे, वैल्यू डेट। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था पिछले वीडियोज में। When a failure of financial systems affect other systems such as insurance market or forex market, such risk is called। तो देखिए जब एक फाइनेंशियल सिस्टम का फेल हो जाए उसके कारण और भी मार्केट, जैसे आपको 2008 का लेमन ब्रदर वाला केस याद होगा, तो वहाँ पे एक फाइनेंशियल सिस्टम फेल हुआ था जिस कारण से उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ा था। तो वैसे को हम लोग सिस्टमिक रिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टमिक रिस्क, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। होपफुली आपको लेसन पसंद आया होगा। तो यदि आपको इस तरह के MCQs का PDF चाहिए तो आप मुझे नीचे WhatsApp पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसी तरह हम और भी मैं MCQs प्रोवाइड करूँगा आपको। बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए MCQs के साथ। धन्यवाद।